Good afternoon, students. This is Prabhat Chauhan, the lecturer of Electronics Engineering Department in RBS Polytechnic College, आगरा। आज आपके मैं इस लेक्चर में अपने प्रीवियस लेक्चर के कंटेंट को आगे बढ़ाऊंगा। आज के जो लेक्चर में मैं आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ट्रांजिस्टर की बायसिंग सर्किट्स के बारे में स्टडी कर चुका था और उसके फॉर्मूले ड्राइव करा चुका था। आज के इस लेक्चर में या आज के इस वीडियो में हम उस ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब तक जिन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस अपने वीडियो को देख लें और इसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बायसिंग से रिगार्डिंग या बायसिंग से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आज मैं डिस्कस करूंगा, किस प्रकार से एग्जाम्स में आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज अ कंपटीशन के अकॉर्डिंग कैसे पूछे जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसा नहीं है कि सोचते किसके वो है, ये आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी में भी बीटेक के एडमिशन लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहां पर भी आपको बड़ी यूजफुल होंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर के बेसिक न्यूमेरिकल का फंडा यहीं से निकल कर आता है। आइए हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें मैं आज जो डिस्कस करूंगा ट्रांजिस्टर बायसिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल डायग्राम आपको बना हुआ दे देगा इस तरह से। ये सप्लाई 5 वोल्ट 15 वोल्ट है। ये आरबी रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू लगभग मान के लिए 10 ओम दे रखी है। इसकी वैल्यू आरसी है, ये इसकी वैल्यू लगभग आप मान के चलिए 10 मिली ओम है और इसकी वैल्यू 2 ओम है। और बीटा की वैल्यू आपको 100 दे रखी है और आपसे कहेगा फाइंड आउट द क्यू पॉइंट। हमसे इतना कह देगा, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि ये किस बायस सर्किट है। यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया जाएगा। आपके सामने इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बना होगा और आपसे कहेगा आपको उसको मेजर कीजिए। सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट दे रखा है और ये दे रखा है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था अगर आप ड्राइविंग की बात करें तो सबसे पहले ये पता करिए कि ये कौन सी बायसिंग सर्किट है। तो देखिए मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि यदि मैं इस डायग्राम को गौर से देखूं तो ये कलेक्टर करंट रेजिस्टेंस और ये बेस रेजिस्टेंस दोनों जोड़कर सप्लाई से कनेक्टेड है और यहाँ पर एमीटर पर कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये कौन सा हो गया आपका बायसिंग? तो पहला काम ये हो गया फिक्स्ड बायस सर्किट। तो पहला आपका काम ये फाइंड आउट करना है कि जो हमें डायग्राम दिया है ये किस बायसिंग सर्किट से रिलेट करता है। तो यहाँ हमने ये पता कर लिया है कि ये जो डायग्राम दे रखा है वो फिक्स्ड बायस सर्किट से रिलेट करता है, यानी फिक्स्ड बायस सर्किट का डायग्राम है। अब पहला काम ये करने के बाद दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें इनपुट करंट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमसे क्यू पॉइंट पूछा गया है। क्यू पॉइंट का मतलब आईसी और वीसीबी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने आपको बताया था क्यू पॉइंट निकालने के लिए आईसी और वीसीई को कैलकुलेट किया जाता है। और आईसी को निकालने के लिए हम जानते हैं आईसी बराबर क्या होता है? बीटा आईबी होता है। सॉरी ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आईसी बराबर ये क्या होता है? बीटा आईबी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आईबी का पता होना जरूरी है। इसीलिए ओके आउटपुट करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनपुट करंट निकाल लेंगे और बीटा की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, उसको मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट करंट मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इनपुट करंट निकालेंगे। तो देखिए इस सर्किट से हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। कि चाहे तो आपको फॉर्मूले अगर याद है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सिंपल सी बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है। आप यहाँ से इनपुट साइड से, क्योंकि इनपुट साइड ये है, आप केवीएल लगा दीजिए। केवीएल के लिए आप ऐसे एरो चलाइए कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आप चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हो यहाँ पर। तो दैट मीन्स ये जो एरो यहाँ आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया तो इससे प्लस ले लीजिए और बाकी सब माइनस में ले लीजिए। ये केवीएल लगाने का सिंपल फिनोमिना है। सिंपल एक स्टेप में आपका ये केवीएल लग जाता है। आपको जहां से स्टार्ट कर रहे हो
यदि आपने उसे पॉजिटिव लिया तो जहां जहां चलते आ रहे हो बाकी सब नेगेटिव ले लीजिए इक्वल्स टू 0। एक कॉन्सेप्ट ये मान के चलिए, या आपने जब इसे नेगेटिव लिया है तो सभी को पॉजिटिव ले लिए। तो मैं कोई एक मान लेता हूं, जैसे मैंने ये माना है कि इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, बाकी सब क्या ले लिए, नेगेटिव। तो VCC माइनस IB RB BBE दैट इज 0। अब देखिए सवाल में कई बार आपको VBE की वैल्यू दे रखी होगी और नहीं भी दे रखी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VBE की वैल्यू अगर सवाल में दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये बताएगा कि ये ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर लिया कि ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना है, तो आपको पता लग गया कि VBE का मान हम 0.7 वोल्टेज रखेंगे। अब इस वैल्यू में पुट कीजिए, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, IB। तो यहां से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया VCC माइनस BBE अपॉन RB। अब वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। 15 माइनस 0.7 अपॉन RB की वैल्यू है 10 मिली ओम, दैट मीन्स 10 इंटू द पावर माइनस 3 ओम है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, जैसे कि ये 10 टू द पावर माइनस है, ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। और 15 में से 0.7 गया तो कितना बचा, 14.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10, इस 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 14 इंटू पावर 10 टू पावर 2, अर्थात ये हमारी एम्पियर आ गई। यानी यहां से हमारी ये बेस करंट निकलकर आ गई। अब हमारे पास जब बेस करंट आ जाती है तो हमें आउटपुट करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए IC आउटपुट करंट निकालने के लिए बीटा मल्टीप्लाई बाई IC। याद रखिए आपको बीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे रखी होगी, तो आपको ये पता करना है। गिवन वैल्यू होगी आपकी, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आपको गिवन दी गई है, 100 वैल्यू दी गई है, उस 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 14.3 10 टू पावर 2 से, तो दैट मीन्स 14.3 10 टू द पावर 4 एम्पियर। तो दैट्स इट द आउटपुट करंट। ये हमारा अभी आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया कि यहाँ पर हमें आउटपुट करंट प्राप्त हो चुकी है। यहाँ तक IC मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे जो कि हमारा VCE है। अब सेकंड पार्ट निकालने के लिए यदि आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट KVL लगाइए, जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आप यहाँ से छोड़ के यहाँ से चलाइए। मान लिया आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दैट इज पॉजिटिव, ये करंट IC इंटू RE, ये वाला वोल्टेज VCE। तो हम लगाएंगे VCC माइनस IC RC माइनस VC। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, VCE फाइंड आउट करना है। तो नाउ वी कैलकुलेट इट VCC माइनस IC RC। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और या पुट करने के बाद हमें VCE प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार जो Q पॉइंट है वो हमें IC VCE प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 15 का मान रखने के बाद की वैल्यू सारी पुट कर दीजिए और पुट करने से कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारा ये न्यूमेरिकल हो गया। ये देखिए इसका फिक्स प्राइस का है। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि अधिकतर जो आपकी बाइसिंग्स होती है वो सबसे अच्छी इफेक्टिवली या स्टेबिलिटी किसकी होती है, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है। तो एक पोटेंशियल डिवाइडर को लेकर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो अधिकतर पूछा जाता है। ये आपका दे रखा है 50 वोल्ट R1 RC RE और R2। R1 की वैल्यू दे रखी है आपको, R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 ओम 10 किलो ओम और R2 की वैल्यू 15 किलो ओम दे रखी है।
उसके बाद आपको जो आरसी की वैल्यू दे रखी है वो 2.8 किलो ओम। उसी प्रकार से आपकी आरबी की वैल्यू होगी और आपकी आरई की वैल्यू 1.2 किलो ओम दे रखी है। डेटा मैं 200 मान के चलूंगा और ये माना कि मैंने ये ट्रांजिस्टर किसका सिलिकॉन का बना है, तो आपके पास गिवन वैल्यू बीबी की वैल्यू क्या हो गई 0.7 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये हुई कि आपको एक सर्किट डायग्राम इस तरह से प्राप्त होगा एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा। तो सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि ये कौन सी बायसिंग सर्किट है। तो सर्किट से ही पता लग रहा होगा आपको ये कि ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। इस पॉइंट को ए बोल देता हूं या वी आगे वीटेज बोल दूंगा इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आरटीएच फाइंड आउट करते हैं। क्या निकालते हैं? आरटीएच। पहला काम क्या होगा इसका? आरटीएच निकालना है, जो कि आरटीएच कैसे निकाला जाएगा आपको पता है, R1 पैरेलल R2, क्योंकि R1 पैरेलल क्या है? R2 है। R1 पैरेलल R2, यहां से मैं आरटीएच फाइंड आउट कर लूंगा। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? इस पॉइंट का वोल्टेज निकालूंगा, VA, दैट इज कॉल्ड VTH या VA। इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना। इस पॉइंट का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे? वी अप्लाई द पॉइंट ऑफ ए पर वी अप्लाइंग द वोल्टेज डिवाइडर रूल। हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, जिससे हमें इस पॉइंट का वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो सप्लाई का वोल्टेज है ये मल्टीप्लाई बाई जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकाला जा रहा है उसको ऊपर रखते हैं एंड डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब VCC। देखो वोल्टेज डिवाइडर सिंपल फिनोमिना है, जिस रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है उस रेजिस्टेंस को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मान के चलिए आपको इसमें निकालना होता तो R1 का मान ऊपर लेते और R1 प्लस R2 नीचे आ जाता। इसमें निकालना है तो इस रेजिस्टेंस का मान ऊपर लेते हैं। तो मुझे R2 में निकालना है तो R1 प्लस R2 यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से फाइंड आउट करने के बाद जैसे मान के लो 16 वोल्ट ये हो गया, उसके बाद वैल्यू ये हो गई 10, जो हो गया 15 किलो ओम और 10 प्लस 15 किलो ओम। इस किलो ओम से किलो ओम कट गया, ये कितना हो गया? 16 इंटू 15 अपॉन 25, ये कटा 3 बार, ये कटा 5 बार। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके आपका आया, तो आपका जो VTH आया 48/5 लगभग 9.6 के समथिंग वोल्टेज आया। 9.6 वोल्टेज आया, यानी इस पॉइंट का वोल्टेज लगभग कितना आया आपका? 9.6 वोल्टेज आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस वोल्टेज का नया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से सर्किट बन जाता है हमारा। ये RTH आ गया। अब RTH को यदि हम कैलकुलेट करें तो R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो इसमें क्या हो जाएगा? यदि मान के चलिए 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, दैट मीन्स 150 अपॉन 25 सिक्के 150, ऐसे 6 किलो। तो RTH की वैल्यू क्या निकल कर गई आपकी? RTH की वैल्यू आपकी 6 किलो ओम निकल कर आई। तो RTH की वैल्यू यहाँ पर रख दिया 6 किलो ओम। VTH की वैल्यू 9.6 आ गई। ये VTH है, इसकी वैल्यू 9.6 वोल्ट आ गई। ये VCC हमें दे रखा है 16 वोल्ट, RCC का मान दे रखा है 2.8 किलो ओम और RE का मान दे रखा है आपको बेटा 1.2 किलो। अब हमारा इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये सर्किट डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा सर्किट डायग्राम क्या हो गया? ये हो गया। अब आपको भी ये पता है कि IC निकालनी पड़ेगी, तो IC के लिए हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है?
इनपुट करंट निकालिए। तो इनपुट करंट निकालने के लिए यहाँ से लूप लगाएंगे। मैंने आपको बताया तो सिंपल सा केवीएल लगाने का फंडा क्या है, इसे आप पॉजिटिव ले लीजिए, बाकी सब नेगेटिव ले लीजिए। ये बीबी, तो वीसीसी सॉरी वीटीएच माइनस आईबी आरटीएच माइनस बीबीई माइनस आईई आरई। ठीक है, अब इसमें देखिए वीटीएच माइनस आईबी आरटीएच माइनस बीबीई, इसको मैं किसमें तोड़ दूंगा, आईसी प्लस आईबी में, और आईसी को तोड़ दूंगा बीटा आईबी में। तो यहां से बन जाएगा बीटा प्लस वन आई आईबी। ये तो कॉमन निकल आएगा, तो ये आईबी बराबर आ गया आपका आरटीएच प्लस बीटा प्लस वन आर ई बराबर वीटीएच माइनस बीबीई। ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी, तो हमारा ये न्यूमेरिकल फाइंड आउट फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो वीटीएच आईबी बराबर फॉर्मूला क्या बना हमारा, वीटीएच माइनस बीबीई अपॉन आरटीएच प्लस बीटा प्लस वन आर ई। सबकी वैल्यू आपको दे रखी है, आप इस सब वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद यू है टू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें आईबी प्राप्त हो जाएगी। और आपको पता है जब आईबी प्राप्त है तो उसके बाद आईसी निकालने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम जानते हैं कि आईसी बराबर बीटा आईबी। फिर उस आईबी में यदि बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, आईसी करंट प्राप्त हो जाती है। तो क्यू पॉइंट का पहला एक पैरामीटर हमें आईसी यहां से प्राप्त हो जाता है। अब उसी प्रकार से अब हम सेकंड पैरामीटर आउटपुट वोल्टेज का फाइंड आउट करते हैं। अब आउटपुट में पैरामीटर में लगाने के लिए सिंपल सा यहां से केवीएल लगा देंगे, जो कि हमारा वीसीसी आईसी आरसी वीसीई आई आरई। अब इसमें आप वैल्यू रखकर वीसी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। आईसी का मान आपके पास होगा, और इस आईसी को आप आईसी प्लस आईबी रखकर निकाल सकते हैं, या बीटा प्लस वन आईबी रखकर भी निकाल सकते हैं। आप ये भी रखना चाहे रख सकते हैं, या बीटा प्लस वन आईबी रखकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और पूरी वैल्यू करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाती है, और आपका न्यूमेरिकल एक समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको समझ में आया कि हमें यदि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल करने होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हम ये फॉलो करते हैं कि हमें पता करते हैं, या डायग्राम को देख के हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा बाइसिंग सर्किट यूज किया जा रहा है, और जिस बाइसिंग सर्किट का हम यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग फॉर्मूले लगाने। तो फॉर्मूले यदि आपको याद भी नहीं हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, या स्टेप बाय स्टेप आप इनपुट साइड पे केवीएल लगा दीजिएगा। इनपुट साइड पे केवीएल लगाने से आपका इनपुट करंट निकल आएगा। और यहाँ पर तो मैंने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिया है, ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए। अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देता है, समझाता हूं मैं आपको कुछ। If the exam we arise the question related regarding the common base configuration, तो हम IB का मान तो निकाल लिया होंगे, लेकिन IC का मान कैसे निकालेंगे, तो IC बराबर IB इंटू अल्फा। तो वहां पर आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी, वहां पर आपको किसकी वैल्यू दे रखी होगी, अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी। तो आप अल्फा की वैल्यू का IB के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आउटपुट करंट प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। आप आउटपुट करंट निकाल लेंगे, फिर हम आउटपुट पर लूप लगाकर उस पे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कई बार आपको ट्रिकी घुमा दिया जाता है, किसी न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, लेकिन वहाँ बीटा, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल आपको दे दिया, मान के चलिए कोई पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, उसमें पूरी वैल्यू दे रखी है और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, लेकिन वहां बीटा देने के बजाय, बीटा की वैल्यू देने के बजाय आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है। हाँ, किसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा की। समझिए इस बात को, आपको बीटा की वैल्यू न देनी चाहिए थी,
तो बीटा की वैल्यू नहीं देकर क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया और वहां पर आपको अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड करा दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस अल्फा की वैल्यू से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ थोड़ा रिलेशन समझ लीजिए कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है और क्या और कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा पैरामीटर किसका होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है, और ये किसका होता है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अब अल्फा जो पैरामीटर है इसका नाम क्या है। मैंने आपको बताया था करंट गेन भी कह सकते हैं, या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी कह देते हैं। तो कई बार हो सकता है आपको अल्फा के बराबर हमें बीटा का फॉर्मूला निकल जाता है। देखिए कैसे ड्राइव करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट, आइए समझते हैं इस लेक्चर में कि हम इसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होके आते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि आई ई बराबर क्या होता है, आई सी प्लस आई बी, यानी अमीटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द बोथ साइड आई ई, यानी दोनों तरफ आई ई का डिवाइड लगा दीजिए। तो आई ई अपॉन आई ई, आई सी अपॉन आई ई और आई बी अपॉन आई ई, क्या मैं डिवाइड लगाया। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। ये वैल्यू क्या होगी, अब इसको ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि अल्फा बराबर, मैंने आपको बताया था कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आई सी अपॉन आई ई। जब आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि अल्फा बराबर आपका आई सी अपॉन आई ई होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो उल्टा लगा है, दैट मीन्स 1 अपॉन अल्फा लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा होता है, आई ई अपॉन आई बी, सॉरी ये लिखा होता है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पर आई सी का डिवाइडर लगाया हमने, आई सी का डिवाइडर लगाया, तो ये आई ई अपॉन आई सी अपॉन आई सी प्लस आई बी अपॉन आई सी। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई 1 अपॉन अल्फा बराबर 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा तो बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये आ गया 1 अपॉन अल्फा। तो यहाँ से यदि मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो इसे उल्टा कर दूंगा, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आ गया। यानी यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ कि जब आपको बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बीटा अपॉन बीटा 1 प्लस से हम निकाल सकते हैं। दोबारा समझिए कि जब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है और बीटा आपको दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। इस फॉर्मूले से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर आपको सवाल में न्यूमेरिकल में बीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो सब हो गया। किसी का सेकंड केस बनता है कि यदि आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी हो और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यहीं से फॉर्मूला बनता है। किसी को 1 अपॉन रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा, अल्फा बराबर बीटा, इसको इधर ले गए, बीटा अल्फा बीटा, यहाँ से बीटा कॉमन निकाल लिए 1 माइनस अल्फा अल्फा, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि जब आपको अल्फा की वैल्यू दी जाए तो आप बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए। जब अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, पर एक बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा।
अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, कि यदि मान के चलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का न्यूमेरिकल दे रखा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का न्यूमेरिकल दे रखा है और वहां पर आपको पैरामीटर के तौर पर अल्फा का मान देना चाहिए था, लेकिन उसने वहां अल्फा का मान ना देकर आपको बीटा की वैल्यू दे दी, तो कैसे करेंगे? क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें जब आईसी निकालनी होगी तो हम अल्फा इंटू आई बी निकालेंगे, तो लेकिन न्यूमेरिकल में हमें बीटा की वैल्यू गिवन कर रखी है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो मैं इस फॉर्मूले से बीटा को रखकर कैलकुलेट करके अल्फा का मान निकालूंगा और उस वैल्यू को फिर वहां रखकर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। उसी प्रकार से यदि आपको कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे रखा है तो वहां पर आपको बीटा की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन वो बीटा की वैल्यू गिवन ना होकर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन कर रखी है, तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द बीटा। वो फॉर्मूला क्या है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर मैं पहले बीटा का मान निकालूंगा और प्रीवियस तरीके से मैं उस न्यूमेरिकल को करता रहूंगा, और जहां पर मुझे आईसी का मान निकालना होगा तो आईसी बराबर बीटा इंटू आई बी कर दूंगा। तो यही थोड़ा कॉन्सेप्ट या ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो आपकी आज की क्लास में आपको ट्रांजिस्टर की बायसिंग से रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व किए और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अब से 4th यूनिट को स्टार्ट करूंगा, जो कि 4th यूनिट आपकी ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर है। अब तक हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग, ट्रांजिस्टर की बायसिंग, ऑपरेटिंग सब पढ़ लिया। अब हम ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो कि एक एम्पलीफायर के तौर पर की जाती है। तो नेक्स्ट यूनिट में मैं आपको ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। आई होप मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।